नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से फरियाद की है। ये नई फरियाद अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल ने एक बार फिर से हरियाणा में गठबंधन का राग अलापा है। कांग्रेस और जेजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से अपील की है गठबंधन पर विचार करने की। मोदी सरकार को हराने का हवाला दिया है अरविंद केजरीवाल ने। ट्वीट करके एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन का राग अलापा है। कांग्रेस और जेजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। ट्वीट करके कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से अपील की, गठबंधन पर विचार करने की अपील की है। मोदी सरकार को हराने का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि देश के लोग अमित शाह और मोदी की जोड़ी को हराना चाहते हैं। अगर हरियाणा में जेजेपी, आप और कांग्रेस साथ लड़ते हैं तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर भाजपा हारेगी। राहुल गांधी जी इस पर विचार करें। हालांकि आपको यह भी हम जानकारी देंगे, दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ जाने की कोशिशें हुई लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई। एक वो लोग हैं जो मोदी भक्त हैं, जो मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो मोदी जी को हराना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या जो मोदी जी को हराना चाहते हैं बहुत बड़ी है, लेकिन वो आपस में बटे हुए हैं। उन सबको साथ आने की ज़रूरत है। उनके बटे होने के कारण ही मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी जीतती है। तो आज मैं राहुल गांधी जी को एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि हरियाणा में अगर जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों साथ आके चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों को भाजपा को हराया जा सकता है, 10 की 10 सीटों पे। और मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को नेशनल लेवल पे हराने में। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, वो ये राग अलाप रहे हैं कि कांग्रेस, जेजेपी, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में साथ आ जाना चाहिए, यानी गठबंधन कर लेना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा हारेगी। राहुल गांधी जी इस पर विचार करें। ट्वीट किया है, देश के लोग अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी को हराना चाहते हैं और अगर ये तीनों पार्टियां मिल जाती हैं, यानी जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो हरियाणा की 10 सीटें भाजपा हार जाएगी। राहुल गांधी जी इस पर विचार करें। ये नई फरियाद अरविंद केजरीवाल की। हालांकि कोशिश उन्होंने ये की थी कि दिल्ली में भी कांग्रेस का हाथ मिल जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन वहां बात नहीं बनी। एक बार फिर से ट्वीट करके नया राग अलापा है गठबंधन का। एक वो लोग हैं जो मोदी भक्त हैं, जो मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो मोदी जी को हराना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या जो मोदी जी को हराना चाहते हैं बहुत बड़ी है, लेकिन वो आपस में बटे हुए हैं। उन सबको साथ आने की ज़रूरत है। उनके बटे होने के कारण ही मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी जीतती है। तो आज मैं राहुल गांधी जी को एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि हरियाणा में अगर जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों साथ आके चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों को भाजपा को हराया जा सकता है, 10 की 10 सीटों पे। और मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को नेशनल। तो नई फरियाद आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल की। और इस वक्त जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल साहण मेरे साथ फोन लाइन जुड़ गए हैं। दीपकमल साहण जी, अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से वही राग अलापा है गठबंधन का। वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ आ जाएं तो लोकसभा की 10 की 10 सीटें हरियाणा में वो जीत सकते हैं, भाजपा को हरा सकते हैं। अपील राहुल गांधी से हुई है। आपकी तरफ से, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए सुदेश जी, ये अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, उनकी तरफ से एक तरफा ट्वीट है और मेरे ख्याल से बयान भी उन्होंने मीडिया में ऐसा दिया है। हमारी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के साथ किसी भी अलायंस की या किसी भी और तरीके के एसोसिएशन की ना पहले कभी कोई चर्चा हुई है और ना ही आगे कोई संभावना है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। हमने यही कहा है कि समान विचारधारा वाले किसी दल के साथ हम गठबंधन पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि हम एक नई पार्टी हैं और चुनाव हमारी पार्टी के गठन के तुरंत बाद हमारे सामने है। तो इस स्थिति में मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए कोई समान विचारधारा वाली पार्टी होगी, उसके साथ जरूर कोई एसोसिएशन हो सकता है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। दीप कुमार साहड़ जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। दूसरी फोन लाइन से इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष नवीन जयहिंद जुड़ गए हैं। नवीन जयहिंद जी, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से कह रहे हैं कि जेजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गठबंधन कर लेना चाहिए, हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर वो बीजेपी को धूल चटा देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि देश को, भारत को बीजेपी से बचाना जरूरी है। ये जो मोदी शाह की जो जोड़ी है, वो राहुल गांधी जी को उन्होंने विनती की है। और वो, मुझे लगता है कि पार्टियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि इस बीजेपी को हराना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने जाति के नाम से, धर्म के नाम से, देश के नाम से, अब तो सेना का भी इस्तेमाल करने लगे। लेकिन नवीन जयहिंद जी, आपको नहीं लगता कि ये बेमेल बातें हो रही हैं आपके नेता की तरफ से? क्योंकि जेजेपी तो साफ कह चुकी कांग्रेस के साथ कभी वो नहीं जाएंगे। नहीं, बात यहाँ जेजेपी या आप या कांग्रेस की नहीं है, सवाल यहाँ देश का है। और देश का सवाल ये है, हम बताएं आपको, कि बीजेपी को हराना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर नहीं हराए, पूरे देश का, हरियाणा का सत्यानाश कर देंगे ये, क्योंकि जिस आधा तो कर लिया और बाकी कर देंगे। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, इसलिए चलिए आपकी बात मैं एक बार जेजेपी के पास लेके जाना चाहती हूँ। दीप कुमार साहड़ जी दूसरी फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। दीप कुमार साहड़ जी, आपने सुना नवीन जयहिंद कह रहे कि देश महत्वपूर्ण है, क्या आप उनके मुताबिक देश बचाने के लिए भी साथ नहीं आएंगे? देखिए सुदेश जी, ये नवीन जयहिंद जी और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का, देखिए उनका अपना अंदरूनी विचार है। उनकी इच्छा शक्ति इसमें जरूर दिखती है कि वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं देश में। लेकिन हमारी पार्टी, जैसे हमने पहले भी कहा है, कि हम समान विचारधारा वाले किसी दल के साथ जरूर कोई किसी संभावना पर विचार करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से हमारी विचारधारा नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी, नवीन जयहिंद जी, जब विचारधारा ही नहीं मिलती तो कैसे अरविंद केजरीवाल ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तीनों दल साथ आकर बीजेपी को मात दे देंगे? देखिए मैडम, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी तो एक अपील है, और हमारी अपील सिर्फ इतनी है कि आज की जो स्थिति है देश के अंदर, कि जब बीजेपी के लोग फौजियों की वर्दी पहन के चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, जब पूरा देश बॉर्डर पर जाने की तैयारी कर रहा था, हमारे शहीदों की चिताएं ठंडी भी नहीं हुई थी, तो ये बूथ पे जाने की तैयारी कर रहे थे। तो इस तरह की पार्टी जो कि देश के अंदर, देश के लिए खतरा है, भारत के लिए बीजेपी खतरा है मैडम। और हमारा तो, लेकिन ये बात आप जिनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं उन दलों को समझानी होगी। शुक्रिया नवीन जयहिंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीप कुमार साहड़ जी, आपका भी बेहद शुक्रिया न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। नया राग, नई फरियाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आम आदमी पार्टी, जेजेपी और कांग्रेस को हरियाणा में साथ आना चाहिए ताकि हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर भाजपा को हराया जा सके। बड़ी खबर आपको बता दें, मोरनी कथित गैंगरेप मामला जिसमें हरियाणा के डीजीपी हाई कोर्ट में पेश हुए। डीजीपी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। जांच के लिए नई एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ये हाई कोर्ट में डीजीपी की तरफ से बताया गया कि नई एसआईटी का गठन और साथ ही सही उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। आपको ये जानकारी हम दे दें कि आरोपियों की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। उनका आरोप था कि मामले की जांच सही तरीके से नहीं हुई है और इसी पर पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था डीजीपी को, जिसके तहत वो आज हाई कोर्ट में पेश हुए। यहां डीजीपी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया, साथ ही हाई कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि नई एसआईटी का गठन किया गया है, सही कार्रवाई होगी। आरोपियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी हाई कोर्ट में, जिस पर सुनवाई हुई। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी उमेश शर्मा इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। उमेश, मोरनी कथित गैंगरेप मामले में जो आरोपियों की तरफ से याचिका लगाई गई थी उस पर आज कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें एसआईटी गठन को लेकर भी जानकारी दी गई डीजीपी की तरफ से। क्या कुछ और जानकारी? देखिए सुदेश, जब अगर पूरे इस मसले पर नजर डालें और ये कथित गैंगरेप मामला हुआ, इसमें जो आरोपी पकड़े गए थे उनकी जो शिनाख्त थी वो व्हाट्सएप के जरिए कराई गई थी। इस पर आरोपियों को सख्त ऐतराज था और इसी के चलते याचिका दाखिल की गई थी हाई कोर्ट में। और पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था कि डीजीपी पेश होंगे, तो डीजीपी ने पेश होकर जानकारी दी कोर्ट को और बताया कि आरोपी पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी और नई एसआईटी जो है वो गठित की गई है। 3 अप्रैल तक
जवाब भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कोर्ट को संतुष्ट किया गया कि कोई ऐसी अगर घटना जो सामने आ गई है वो बिल्कुल उस पर जांच होगी और नई एसआईटी इस पर बना दी गई। जी शुक्रिया उमेश, जानकारी देने के लिए नई एसआईटी का गठन कर दिया है। ये जानकारी बकायदा डीजीपी ने हाईकोर्ट को दी है क्योंकि इस मामले में आरोपियों की तरफ से जांच पर सवाल उठाए गए थे। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, समझौता ब्लास्ट मामला जिसमें पीड़ित की बेटी की न्यूज 18 से खास बातचीत हुई। पाक नागरिक राहिला वकील ने अपना दर्द साझा किया। आज तक नहीं मिला गवाही के लिए कोई समन। राहिला के पिता की धमाके में मौत हुई थी। कल पंचकुला की एनआईए कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। आपको इस वक्त ये बड़ी खबर दे रहे, समझौता ब्लास्ट मामले में पीड़ित की बेटी की न्यूज 18 से बातचीत, जिसमें पाकिस्तानी नागरिक इस महिला ने कहा कि आज तक गवाही के लिए कोर्ट की तरफ से कोई समन उनको नहीं मिला। राहिला के पिता की इस धमाके में जान गई थी। कल पंचकुला की एनआईए कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। मुझे अभी तक कोई समझ नहीं। अगर मुझे समझ मिलते तो जाहिर सी बात है, जो इंसान 13 साल से इस उम्मीद पे जिंदा हो, इस उम्मीद लगा के बैठा हो कि मेरे वालिद का गुमशुदा है, मैं उन्हें तलाश कर रही हूँ, मैंने इंडियन गवर्नमेंट से अपील की हुई है या कोई एप्लीकेशन दायर की हुई है या मुझे उसका रिस्पॉन्स पर चाहिए, ये समन वगैरह मुझे मिलते तो मैं क्यों ना पेश होती है, क्यों ना मैं रिस्पॉन्स देती इस चीज का। मुझे समन का पता ही नहीं चला कि मुझे समन इशू है। जो अगर मुझे पता चलता तो मैं जरूर इंडिया से भी राब्ता करती। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी मैंने भी राब्ता किया, उन्हें एप्लीकेशन वगैरह दायर की है, लिखा, उन्होंने भी कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो मुझे समन इशू है वो कहे 4 दफा समन आ चुके हैं, लेकिन मेरे पास कोई समन आज तक भी, कोई इतला या कोई खबर या कोई ऐसा कागज मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। यमुनानगर से बड़ी खबर, जहां पिता ने अपनी बेटी के हाथ जला दिए। कलयुगी पिता ने 3 महीने की बेटी पर यह क्रूरता दिखाई। पड़ोसियों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन विभाग को इसकी शिकायत दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम ने बच्ची का रेस्क्यू किया। पुलिस ने आरोपी पिता पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। एक कलयुगी पिता की करतूत सामने आई है, जिसने अपनी बेटी के हाथ जला दिए। 3 महीने की बेटी के साथ ये क्रूरता दिखाई इस कलयुगी पिता ने। पड़ोसियों ने इसकी शिकायत चाइल्ड प्रोटेक्शन विभाग को दी और इसके बाद विभाग की टीम ने बच्ची को बचाया। पुलिस ने आरोपी पिता पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी पिता फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यमुनानगर से मेरे सहयोगी तिलक भारद्वाज इसी खबर पर और जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। तिलक, एक कलयुगी पिता की ये करतूत सामने आई है, क्या इस मामले में और जानकारी जुटा पाए हैं? सुदेश, इस पूरे मामले में पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाली ये बात है। जिस प्रकार 3 माह की बच्ची, जिसको अभी ये भी नहीं पता कि दुनिया क्या होती है, उस मासूम के हाथ तक जलाए गए, उसको जमीन पर पटका गया। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा मामला था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आरोपी पिता है, ये तभी से इस बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जब से ये पैदा हुई थी। अभी 3 माह की है और इसके साथ इस प्रकार की हैवानियत, कभी इसको जमीन पर पटकना और कभी मौका जैसे मिलना तो इसके जो हाथ थे वो गैस चूल्हे के ऊपर रखना। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी विडंबना थी इस बच्ची के लिए कि जो इस प्रकार इसका बाप इससे कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि ये घटना तब सामने आई जब पड़ोसियों ने लगातार इसको देखा और बाद में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो टीम थी उनको सूचित किया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से इस बच्ची के साथ ऐसा होता आ रहा था। फिलहाल टीम ने इस बच्ची का रेस्क्यू जरूर कर लिया है और इसको मेडिकल के लिए जैसे अस्पताल में भेजा था और वहां पर देखकर ये सामने आया था कि किस प्रकार बच्ची के हाथ जलाए गए हैं, उसकी पीठ पर काफी चोटों के निशान हैं और ऐसे में टीम की तरफ से ही पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। जी शुक्रिया तिलक तमाम जानकारी के। तो कलयुगी पिता की ये करतूत दिल दहला देने वाली, 3 महीने की मासूम बच्ची के हाथ जला दी और जब से बच्ची पैदा हुई तब से पिता का सितम इस पर लगातार जारी है। फिलहाल आरोपी फरार है, वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में लगी हुई। बच्ची को रेस्क्यू कर लिया गया। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। वहीं गोहाना के गांव खेड़ी दमकन में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र विजय पिछले 15 दिनों से घर से गायब है। विजय के परिजनों ने अपने बेटे के अपहरण की आशंका जताई है। इस मामले में 2 मार्च को पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक विजय का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया।
परिजनों का कहना है कि 27 फरवरी को विजय खेलने के लिए बाहर गया था, लेकिन रात तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस की तरफ से इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि पुलिस के मुताबिक इस मामले में जांच जारी है। घर से खेलने के लिए गया था जी, शाम के टाइम गया था 3 बजे। आज तारीख होली जी 12, 27 फरवरी को गायब हुआ था। 12 तारीख होली जी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी, ना पुलिस पर कोई सुराग दे रही, ना कोई दफा जी। ऐसे क्या हुआ था? जी 3:30 बजे का गया ऑर्डर है, स्कूल था, आया ऑर्डर, रोटी पानी खा के गया था। अर्जुन का कहा था मामा खेलूंगा, ये पुलिस बेटा चला था खेलो, कोई बात ना। पूरे रात दिन इंतजार कर लिया जी, को ना मिला छोरा। इसके बाद हमने इसमें मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी थी और लड़के की तलाशी के लिए गांव में फुटेज चेक करना, गांव में पूछताछ करना, उसकी क्लास वालों से पूछताछ करना। इसके अलावा इश्तिहार जारी करवा दिए, टीवी न्यूज़ चैनल में सूचना दे दी गई इस लड़के के बारे में। तो लड़के की तलाश की जा रही है और जितने हम जल्दी से जल्दी इसको ट्रेस आउट करके जो बच्चा उनके परिवार को सौंप देंगे। इस खबर पर और जानकारी लेते हैं। गोहाना से मेरे सहयोगी सुनील जिंदल फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुनील, 15 दिन हो गए इस छात्र को लापता हुए और परिजन ये भी आरोप पुलिस पर लगा रहे कि सही तरीके से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस ने क्या जवाब दिया है? बिल्कुल, देखिए अगर पुलिस की बात करें तो इस बारे में गोहाना सदर थाना के जो एसएचओ संदीप कुमार, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में देखिए मामला जरूर दर्ज कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है, गाँव में लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। गाँव में जो घरों के बाहर या दुकान पर किसी के बाहर सीसीटीवी जो कुछ कैमरे लगे हैं उनकी भी जो है फुटेज की तलाशी, फुटेज की जो है छानबीन की जा रही है। इसके अलावा जो ग्रामीण है, परिजन है, वो जो बता रहे हैं कि उसके साथ एक युवक और देखा गया था, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है कि आखिरकार जो युवक गायब हुआ है उसके साथ वो लड़का कौन था या ले जाने वाला कौन था, कहाँ गया। तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही देखिए इस पूरे मामले की जो है विजय की तलाश कर ली जाएगी। जो विजय है उसको ढूंढ कर कहीं ना कहीं से लेके आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के जो आज 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन विजय का आज तक कोई पता नहीं लग पाया है, जिसके चलते परिजन का जो है रो रो कर बुरा हाल है। और परिजन जो है पुलिस पर ढीली कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक देखिए इस मामले को लेके आज से 15 दिन हो चुके हैं, पुलिस ने अभी तक सिर्फ मामला दर्ज किया है और उसके अलावा और भी कुछ पुलिस की जो कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ पाई है, जिसके चलते परिवार परिजन जो है पुलिस पर आरोप। शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस पर आरोप की सही तरीके से कार्रवाई पुलिस नहीं करे इस मामले 15 दिन हो गए, लेकिन कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस ने कहा कि मामले में तफ्तीश जारी है। वहीं झज्जर के गांव खानपुर खुर्द के सैनिक बलजीत का शव बुधवार को झज्जर लाया गया। सूबेदार रैंक के अधिकारी सैनिक का शव लेकर झज्जर के नागरिक अस्पताल पहुंचे थे। उनके साथ मृतक की पत्नी भी थी। झज्जर पहुंचने पर मृतक सैनिक के परिजनों ने मृतक सैनिक के दोबारा से पोस्टमार्टम कराने की मांग की और परिजनों के बवाल पर पुलिस के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट अस्पताल पहुंचे और जवान के दोबारा से पोस्टमार्टम की बात से इनकार कर दिया, जिस पर परिजन भड़क गए। उन्होंने अस्पताल में जमकर बवाल किया। आपको बता दें, गांव खानपुर खुर्द का 40 वर्षीय बलजीत 2003 में सेना में भर्ती हुआ था। इन दिनों वो बरेली में ईएमई में बतौर सिपाही पद पर तैनात था। बलजीत ने अज्ञात कारणों के चलते 11 मार्च को बरेली में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन परिजनों का आरोप है कि बलजीत की हत्या की गई है। बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि मैं उधर भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए गया था। लोगों ने भी बताया था, आसपास के पड़ोसियों ने ये बोला था तेरा भाई का न्याय करवाना, ये मर्डर किया हुआ है, एक प्लानिंग मर्डर है, तेरा भाई सुसाइड नहीं किया है। खानपुर खोड़िया गांव पड़ता है सालावास थाने में जी। वहाँ का एक जवान आर्मी में बरेली सेना में नौकरी कर रहा था जी, और उसकी परसों जो है ना डेथ होगी वहाँ आर्मी हेडक्वार्टर पे जी। वहाँ आर्मी के अधिकारियों ने उसका पोस्टमार्टम करा दिया। उसकी बीवी वहाँ थी, उसके परिवार के आदमी भी उन्होंने वहाँ बुला लिए थे जी। और वहाँ पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी 2-3 फौजी आए थे, उसको ले गए एम्बुलेंस में जी। और परिवार के हवाले कर रहे थे। परिवार वाले थोड़ा आनाकानी कर रहे थे। इस खबर पर अपडेट लेंगे। झज्जर से मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रदीप, फिलहाल क्या जानकारी मिल पाई है? क्या प्रशासन के समझाने पर परिजन समझ गए हैं? जी सुदेश, दरअसल खानपुर खुर्द के सैनिक बलजीत ने 11 मार्च को बरेली में आत्महत्या की थी। जब आज सुबह शव
झज्जर में लाया गया, तो उसी दौरान परिजनों ने हंगामा कर दिया। उनका आरोप था कि बलजीत ने फांसी लगाकर आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या हुई है। इसी की मांग को लेकर उन्होंने जो है अस्पताल में काफी बवाल किया, जिसके बाद एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए और पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों को समझा बुझाकर फिलहाल गांव की तरफ भेज दिया गया है। एसएचओ से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि परिजन भी अब मान गए हैं शव को ले जाने के लिए। जो पुलिस है उन्होंने सेना से बातचीत की है। उनका कहना है कि बरेली में भी 2 बार पोस्टमार्टम बॉडी का हुआ है, जिसके बाद निष्कर्ष पर यही निकला है कि जो सैनिक है उसने आत्महत्या की, अज्ञात कारणों के चलते ये आत्महत्या की है और उसके बाद ही शव झज्जर भेजा गया था, जिसके बाद यहाँ के लोकल प्रशासन ने पोस्टमार्टम दोबारा करवाने से यहाँ पर मना कर दिया और फिलहाल परिजन जो सैनिक का शव है उसे लेकर गांव की तरफ रवाना हो गए। शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए। तो परिजन अब मान गए हैं और इसके बाद शव लेकर गांव की तरफ गए, जहां सैनिक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिर से प्रदेश शर्मसार हुआ है मामला पलवल का, जहां एक विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। मृतका के परिजनों ने आरोप लगा कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी को जहर देकर मार डाला। बताया जा रहा है कि मृतका संतोष की शादी साल 2018 में हुई थी। शादी के बाद से संतोष को दहेज के लिए तंग किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष संतोष से 2 लाख रुपए और कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर संतोष को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कोई पॉइजन केस में आलापुर से लेडी है, वो एडमिट हुई है गुरु नानक अस्पताल में और वो उसकी जहर खाने से उसकी मृत्यु हो गई है। जिस पर हम वहाँ पहुंचे, वहाँ से हमने डेड बॉडी को लेके सरकारी अस्पताल पलवल में रखवाया और काफ़ी देर इंतजार करने के बाद रात्रि में उन्होंने अपनी परिजनों ने, लड़की के भाई सतीश ने एक दरखास्त दी, जिस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और रात होने के बाद पोस्टमार्टम हुआ नहीं था। आज हम सुबह इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। उधर यमुनानगर में 2 गुटों में हुई लड़ाई ने सबको हैरान कर दिया। दोनों गुटों में जमकर ईंट पत्थर बरसाए गए। इस झगड़े में आधा दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। दरअसल पूरा विवाद बुलेट से पटाखे मारने पर शुरू हुआ और देखते ही देखते लड़ाई ने भयंकर झगड़े का रूप ले लिया। एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से हमला किया गया। झगड़े की जो वारदात थी सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से ईंट और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। फतेहाबाद के गांव सरवरपुर का ग्राम सचिवालय इन दिनों जुए का अड्डा बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्राम सचिवालय में खुद सरपंच जुआ खेलता पाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार कुछ लोग मजे में जुए के साथ हुक्के का सेवन करते नजर आ रहे हैं। सरपंच की करतूत सामने आने के बाद ग्रामीणों का आरोप है कि यहां सरपंच की मौजूदगी में ही लोग शराब का सेवन भी करते हैं। वहीं इस पूरे मामले में डीडीपीओ का कहना है कि उन्हें ग्रामीणों की तरफ से शिकायत मिली है और संबंधित बीडीपीओ को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।